हेलो एवरीवन। आज हम लोग 30 टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं जो कि पीटी और मेंस दोनों जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको इन 30 टॉपिकों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं और जो बार बार आपके मेंस के लिए भूमिका में या कंक्लूजन में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस 30 टॉपिक का यहाँ पे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में। तो हमारा पहला है जो आज जातिगत जनगणना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जातिगत जनगणना है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये है 246 अनुच्छेद में जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ठीक है, तो जनगणना जो है 246 के तहत है और 7वीं अनुसूची की जो प्रविष्टि है 69 उसके तहत जनगणना जो है एक संघ सूची का विषय है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद जो है 240 ये पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली जो है 1990 की प्रक्रिया के द्वारा ये सब इसका नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद है जस्टिस रोहिणी आयोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओबीसी के लिए उपवर्गीकरण का एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एसटी एससी के उपवर्गीकरण की भी बात की है, तो थोड़ा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत एसटी एससी को और किस केस के तहत जो है उपवर्गीकरण का भी मान्यता दी गई है 2025 में ही। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है नागरिकता। तो इसी टाइप से हमारे जो फैक्ट हैं हम पूरे के पूरे टॉपिक देख लेंगे जो कि हमारे आंसर राइटिंग और पीटी में जो बार बार गलत हो रहे हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नागरिकता है। नागरिकता के बारे में बात करेंगे तो नागरिकता का जो आर्टिकल 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बताता है। ठीक है ना, जो प्रारंभिक नागरिकता है उसके बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 6 है, ये पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जो हैं, जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता देने से संबंधित अधिकार है। वहीं आर्टिकल 11 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अधिकार को कानूनों के माध्यम से विनियमित कर सकती है। फिर है हमारे पास समान नागरिक संहिता जिसे हम यूसीसी कहते हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल कहा जाए तो 44 है। 44 आर्टिकल के तहत यह यूसीसी का वर्णन किया गया है जो कि एक डीपीएसपी है। ठीक है ना, इसके बाद है आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये यूसीसी के विरुद्ध तर्क के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है जो शाहबानो बेगम जो केस था सरला मुदगल का जो 1995 में, उस बाद में समान नागरिकता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। ठीक है ना, शाहबानो केस आपको याद रखना है, सरला मुदगल। ठीक है ना, शाहबानो केस कब का है 1985 का है और सरला मुदगल केस जो है 1995 का है। फिर 21वां विधि आयोग जो 13 में गठित किया गया था उसने कहा था कि यूसीसी से निर्माण की आवश्यकता वांछनीय है नहीं। ठीक है ना, मतलब आवश्यक नहीं है ये बोला था। नेक्स्ट अपना आ जाता है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 19 ए एफ के तहत जो है आपका संवैधानिक जो मूल अधिकार था, लेकिन अब जो है आर्टिकल 300 ए के तहत केवल और केवल क्या है संवैधानिक अधिकार बन के रह चुका है, यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे मूल अधिकार की सूची से हटाया गया था। इसमें एक केस याद रख लीजिए जो है प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिग्रहण और राज्य की शक्ति को सीमित किया था, है ना। निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने में राज्य की शक्ति को क्या किया था, सीमित किया था। ठीक है, दूसरा केस है एक टी एन गोधावर्मन बनाम भारत संघ केस। ये सार्वजनिक न्याय सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ट्रस्टी के रूप में सार्वजनिक लाभ के लिए संसाधनों का प्रबंधन करता है। ठीक है ना, तो ये केस आपको संपत्ति के लिए याद रखना है। फिर है अपना है राज्य की स्वायत्तता से संबंधित। तो राज्य की स्वायत्तता से संबंधित जो है मन्नार जो समिति थी 1969 की, इस समिति में कहा गया था जो 7वीं संसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन करने की सिफारिश की थी। ठीक है ना, उच्च अधिकार वाला एक आयोग आयोग गठन करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। दूसरा होता है आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव। आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव 1973 में केंद्र सरकार की शक्ति केवल रक्षा, विधि और संचार, मुद्रा आदि तक सीमित रखने की मांग की गई थी, जबकि शेष सभी शक्ति राज्य को सौंपे जाने की बात कही गई थी।
ठीक है। फिर आता है पंजाब जो आपका पश्चिम बंगाल ज्ञापन आता है 1977 में, जो अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन को बात करता है, तो उसे हटाने तथा संविधान में संघात्मक शब्द जोड़ने की मांग करता है। ठीक है ना। तो ये 3 आर्टिकल इसके राज्य की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ठीक है। फिर आता है नए राज्यों के गठन की मांग के बारे में। तो नए राज्यों की गठन की मांग आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि नए राज्यों का गठन हो जाए। मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन से संबंधित है आर्टिकल 2। अच्छा, यहाँ पे एक बात और उठती है, जो आर्टिकल 2 है वो पूरी तरह से जो नए राज्य हैं, जो भारत में भी कोई मतलब नहीं है, वो एकदम नए राज्यों के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 3 जो होता है वो नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों में समय सीमा और उनके सीमाओं में बदलाव के बारे में बात करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि नया राज्य एकदम से कोई लेना है तो वो आर्टिकल 2 आएगा, लेकिन 3 जो है अपने जो राज्य हैं, जैसे आपका सिक्किम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब जो अपने शामिल किए गए थे वो इसमें शामिल। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग है वो एक है एसके धर आयोग, जो 1948 में गठित किया गया था। भाषाई कारकों के आधार के बजाय प्रशासनिक सुधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है ना। आयोग ने भाषाई कारकों के बजाय, याद रखिएगा, भाषाई कारकों के बजाय, ठीक है ना, भाषाई कारक के बजाय यहाँ पे। ठीक है। दूसरा है जेपीजी समिति, जेवीपी समिति जो आती है 1978 में ही 1948 में ही आती है। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मांग को क्या किया था, खारिज किया था। इस चीज को याद रखिएगा। फिर आता है फजल अली आयोग, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। इसने देश की एकता और सुरक्षा के लिए भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता और वित्तीय स्थिरता आदि के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है। तो भाषाई आधार पर राज्य के गठन की संबंधित जो सिफारिश है किस आयोग ने की थी, तो फजल अली आयोग, आप याद रखिएगा, 1953 का है। ठीक है। फिर बेरूवाड़ी यूनियन मामला आता है 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि किसी क्षेत्र को सौंपने के लिए, किसी क्षेत्र को सौंपना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। जैसा कि अभी 100वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारत ने अपना अपना क्षेत्र बांग्लादेश को दिया और कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश से भारत ने अपने पास लिए। ठीक है। तो ये नए राज्यों के गठन संबंधित मांग थी। इसके बाद आता है संसद और, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, है ना, एक्स्ट्रा लिख गया है। चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे सेम हो गया। तो अब राज्यों संबंधित जो था, ठीक है ना, ये राज्य एवं संसद विधानमंडल से कामकाज की गिरावट रिपोर्ट वाले हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून है, जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में लाया गया था। इसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और कियोतो होलो बनाम जो केस था 1992 का, इसमें यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है तो कोर्ट हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए, कोर्ट के हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना। तो दल बदल के संबंधित ये है कि यदि अध्यक्ष देरी करे तो जो आपके क्या बोलते हैं, कोर्ट का हस्तक्षेप कर सके, जिसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सके, ये ऐसा बोला। ठीक है ना। इस को लोग को इसमें क्या होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर लाया गया किसको, ये आपके दल बदल कानून को। ठीक है ना। फिर कर्नाटक विधेयक अयोग्यता से संबंधित बाद में अध्यक्ष द्वारा शक्ति का एक स्वतंत्र अधिग्रहण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कौन सा है, कियोतो होलो जो केस है उसके न्यायिक पुनर्विलोकन में लाया गया था किसको, दल बदल कानून को। उसके बाद आता है आपका लोकसभा में उपाध्यक्ष पद, जो बहुत विवादित रहता है। ठीक है ना। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के जो पद हैं, तो उपाध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन बहुत फंसाता है। ठीक है ना। तो चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष, दोनों की चर्चा जो है 93 आर्टिकल में की गई है। इसमें बोला है, जो उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष के सांसद को दिया जाता है। तो ये परंपरा है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये परंपरा है, ना कि संविधान में लिखा हुआ है। ठीक। फिर बात करें हम, ठीक है, परंपरा है। इसके बाद जो आर्टिकल 94 है, वो इसके पद के रिक्त होने या पद त्याग करने या हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यातव्य है यहाँ पे कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो सदन के तभी तत्कालीन सदस्यों के सभी, है ना, सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकेगा। ठीक है ना। तो लोकसभा जो उपाध्यक्ष है उसको जो सभी तत्कालीन जितने तुरंत में हैं उनके मतदान से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकेगा। ठीक है ना। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष की यहाँ पे बात होगी।
फिर है आर्टिकल 95। इसमें सदस्य की जो अध्यक्ष यदि अनुपस्थित रहता है या रिक्ति रहता है तो उसमें जो है उपाध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा, ये हमें बताया है कि जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 95, 94 और 93 ये उपाध्यक्ष से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि पीटी में अक्सर की गलत कराता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना विधायिका से संबंधित, ठीक है ना। तो विधायिका में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व रहा है ये बता देते हैं। तो पहली चीज हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन में महिलाओं की प्रतिनिधि भूमिका थी। तो संविधान संशोधन जो संविधान सभा बनी थी, पहली संविधान सभा जो बनी थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वहां पे संख्या कितनी थी, 15 संख्या थी। कौन कौन सी महिलाएं थी इसमें, तो ये आप इसके एक नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है अभी, ठीक है। तो जो 18वीं लोकसभा है उसमें जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 इनकी संख्या थी, जबकि 18वीं लोकसभा में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 74 हो गई है। तो जो महिलाओं की 18वीं लोकसभा में संख्या है थोड़ी सी कम हुई है, कितनी है, 74 है। और 17वीं में कितनी थी, 78 थी। और संविधान सभा में जो कितनी महिलाओं की संख्या थी, तो वो 15 थी, ठीक है। अब इस प्रकार वर्तमान संसदों में 13% महिला है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में जो संसद में 13% महिला है, 13.6%, इस चीज को याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वैश्विक स्तर पर वो कितनी है, 26.9%, मतलब लगभग 27%, ठीक। तो ये फैक्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग और पीटी के लिए, खास करके अभी जो पीटी 2026 आप देने जा रहे हैं। ये पूरा पॉलिटी के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका एक टॉपिक वाइज उसके फैक्ट आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो दोषी सिद्ध से कम दर है, दोषी सिद्ध की कम दर, तो मतलब जैसे इसमें हत्या के मामले हो गए जो कि आपके 43% के करीब है, और बलात्कार संबंधी मामले हो गए जो कि 27% है। ये एनआरसी बी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डाटा है, ठीक है ना। दोषी सिद्ध की कम दर है, दोष सिद्ध होने की मतलब कम दर है। इसके बाद लंबित मामले कितने हैं, तो लगभग 4.7 करोड़ मामले जो है अभी अदालतों में लंबित हैं। वहीं विचाराधीन कैदियों की बात करें तो भारत में जेलबंद कैदियों की संख्या जो है लगभग 75% है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाता है। 75% का आंकड़ा है कि जो अभी जेल में विचाराधीन है, जिनके प्रति कोई केस में अभी निर्णय ही नहीं हुआ है, ठीक है, और वो अभी जेल में बंद है, ठीक है। जेल में क्षमता से अधिक कैदी जो हैं भारत में जो ऑक्यूपेशन रेट है वो कितना है, 131%, 131%, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जेल में क्षमता जो है, जितनी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा कैदियों को इसमें भरा के रखा गया है, ठीक है। फिर खराब प्रत्यार्पण दर, इसमें केवल 3 में से एक भगोड़े अपराधी का ही सफलतापूर्वक प्रत्यार्पण किया जा सका, ठीक है ना, प्रत्यावर्तन किया गया है, चूंकि मतलब उस परिवर्तन उसको किया जा चुका है, 3 में से एक पकड़े अपराधी का, ठीक है। इसके बाद पुलिस कर्मियों की कमी है, ये फैक्ट भी आप कहीं बहुत जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कितने पुलिस हैं, 1 लाख प्रति 1 लाख जनसंख्या पे 192 92 पुलिसकर्मी होना चाहिए, जबकि संयुक्त राष्ट्र का जो मापदंड कहता है वो कहता है कि 222 पुलिसकर्मी मतलब पुलिसकर्मी होना चाहिए 1 लाख में जनसंख्या पर, ठीक है। अब कम न्यायाधीश भी हैं अपने यहाँ, जो जनसंख्या अनुपात है उसकी अपेक्षा में कम न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने हैं, केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं, कितने, केवल और केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं, कितने, 1 लाख जनसंख्या पर अपने यहाँ। तो ठीक है, तो ये दो चीज फैक्ट तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, कि भारत में जो है पुलिस कर्मियों की संख्या कम है, कितनी है, 192 है, जबकि होना कितना चाहिए, 122 के करीब होना चाहिए। और जो न्यायाधीशों की संख्या वो भी कम है, वो तो बहुत ज़्यादा कम है, 21 न्यायाधीश हैं केवल 1 लाख जनसंख्या पर। आपके एक मतलब प्रति 10 लाख, सॉरी 10 लाख, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने हैं, 21 है, केवल 21। ये बहुत कम डाटा है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा है रहता है नेक्स्ट टॉपिक अपना निःशुल्क विधिक सहायता पर, ठीक है ना, निःशुल्क विधिक सहायता पर नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला है एच एम होस्कोट बनाम महाराष्ट्र, होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदियों को आर्टिकल 19 के तहत मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। जो कैदी हैं उनको आर्टिकल 21 के तहत मुक्त मतलब फ्री में कानूनी सहायता मिलना चाहिए। फिर आता है एक
फेमस केस आ जाता है जो हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस 1979 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आर्टिकल 19 के तहत प्रत्येक कैदी को स्पीड ट्रायल यानी शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। स्पीड ट्रायल का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि शीघ्र सुनवाई का आपको मौलिक अधिकार होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे देख रहे हैं आप भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या जो है 75% है, जिनकी अभी सुनवाई ही नहीं हो पाई है। तो सुनवाई के लिए क्या बोला गया है, स्पीड ट्रायल का मौलिक अधिकार होना चाहिए। किसमें बोला गया है, तो हुसैन नारा खातून बनाम भारत बिहार राज्य में। ठीक है, तो ये केस में ये दो केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आपको कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि निःशुल्क जो विधिक सहायता का है वो किस आर्टिकल में प्रावधान है, ये थोड़ा सा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेल सुधार। तो जेल सुधार की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जेल सुधार में मॉडल ऑफ प्रिजन मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विसेज एक्ट 2023 में राज्यों को जेल से संबंधित जो सर्वोत्तम आधुनिक प्रथाओं को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन करता है। मतलब जितनी भी अभी उच्च तकनीकें हैं, मतलब प्रथाएं हैं, उच्च अभी आधुनिक मॉडर्न प्रथाएं हैं, उनको शामिल करने के यहाँ पे क्या करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, दूसरा एक होता है रामामूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामला जो है 1996 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिनियम 1894 को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया था। ठीक है, तो जेल अधिनियम 1894 जो कि बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदलने के लिए क्या किया था, जोर दिया था। ठीक है, तो ये रहा जेल सुधार से संबंधित। अब हमारा आता है भारत में अधिग्रहण। भारत में जो अधिग्रहण है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारत के जो अधिग्रहण है वो आर्टिकल 223 ए में है। इसमें जो है संसद को लोक सेवा मामले में निपटाने के लिए, लोक सेवा मामले को निपटाने के लिए क्या करना है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापित करने का अधिकार देता है। कौन देता है, 323 ए देता है। ठीक है ना, 323 ए। ठीक है, 323 बी जो है विधायकों को कराधान, भूमि सुधार जैसे विशिष्ट विषयों के लिए अधिग्रहण बनाने की अनुमति देता है। किसको, विधायिका को। ठीक है ना, किसको देता है, विधायकों को देता है। ठीक, फिर आता है एक एल चंद्र कुमार मामला 1997 का, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने सभी अधिकरणों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय विधिक आयोग एनटीसी की क्या की है, सिफारिश की है, गठन करने की गई है कि एक राष्ट्रीय विधिक आयोग होना चाहिए, एक राष्ट्रीय अधिग्रहण आयोग होना चाहिए। किसने बोला है, एल चंद्र कुमार मामला 1997। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की। ठीक है ना, आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 46% के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। कितना, 46% लोगों के पास आपराधिक केस दर्ज हैं। फिर तारा कुंडू समिति जो होती है 1975 में, और दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। तो तीनों समितियां आप याद रखिएगा। एक तो तारा कुंडू समिति 1975 की है, दिनेश दिनेश गोस्वामी समिति जो है 1990 की है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 की है। इसने बोला है कि राजनीतिक दलों को के कारण देश में राजनीतिक दलों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता आवश्यक हो गई है। मतलब अधिक पारदर्शिता को बढ़ाने की जरूरत बताई है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडीआर की एक रिपोर्ट ने बताया है कि 46% 46 80 यहाँ पे 46% लोगों के पास आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने, 46 लोगों के पास। नेक्स्ट है अपना कि विधिक आयोग। तो विधिक आयोग ने जो अपनी 155वीं रिपोर्ट दी है, 255वीं रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि इसमें गैर अनुपालन के कुछ मामलों सहित किसी दल का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है ना, गैर अनुपालन के कुछ मामलों में। ठीक है ना, तो राजनीतिक दल रद्द करने की शक्ति जो है चुनाव आयोग को प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित क्या डाटा है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडीआर बाद ही है, जो एडीआर बाद 2002 का है। इसके तहत बोला गया है कि मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है। ठीक है ना, तो उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार किसको है, मतदाताओं को है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, किसमें बोला गया था, एडीआर बाद 2002 में। इसके बाद आता है पीयूसीएल बाद जो है 2004 का। इसमें धारा जो है यहाँ पे 333 बी को रद्द किया गया तथा पूर्ण प्रकटीकरण के अधिकार को बरकरार रखा गया। पूर्ण प्रकटीकरण मतलब सूचना को साझा करने के अधिकार को क्या, बरकरार रखा गया। ठीक है,
फिर आता है एक इम्पोर्टेंट केस जो है लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस जो है 2013 का है। इस मामले में जो है आरपीए एक्ट जो हमारा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसकी धारा 8(4) को असंवैधानिक माना गया और अब अयोग्यताओं पर कोई रोक नहीं लगेगी। प्रचलित सामाजिक एवं नैतिक मापदंडों के आधार पर अश्लीलता का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा राजनीतिक अपराधीकरण से संबंधित कुछ डाटे। अब आता है फ्री बीज। फ्री बीज या आपके जो क्या कहते हैं मुक्त सुविधाएं होती हैं उसके बारे में। तो उसका लिए पहला केस आता है एक जो है सुब्रमण्यम बालाजी केस। आपने बहुत सुना होगा, 2013 का है, 13 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि लाभ प्राप्त जो अपना लाभार्थी को लाभार्थी को जो है आपको रंगीन टीवी दीजिए, लैपटॉप जैसी जो आप दे रहे हैं, तो नागरिक सुविधा के वितरण पर जो है राज्य जो आपके डीपीएसपी तत्व के तहत ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, जो रंगीन टीवी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, तो ऐसा चीज़ किया जा सकता है, क्यों? डीपीएसपी के तहत। ठीक है ना। इसके बाद आता है अश्विन कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ केस। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मुक्त सुविधाओं देने की चुनौती देने संबंधी याचिका का सुनवाई कर रहा है। ठीक है ना, कर रहा है, कर सकता है। इसमें बोला गया था विचाराधीन वाद है अभी ये। ठीक है, अभी तक इसमें निर्णय नहीं हुआ है, अभी ये विचाराधीन निर्णय है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो फ्री मुक्त सुविधाएं दी जा रही है उसको चुनौती देने से संबंधित याचिका की भी सुनवाई चल रही है। ठीक है, हालांकि जो सुब्रमण्यम बालाजी केस आया था उसमें बोला था कि आप ये जो टीवी वगैरह ये सब चीज़ दे रहे हैं वो डीपीएसपी मतलब राज्य के उत्तरदायित्व संबंधित आप उसको मतलब मानकर दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, जैसे कि मध्य प्रदेश या सभी राज्य चलाते हैं 10th वार्ड में इतना पैसा मतलब परसेंट आने पर आप तो लैपटॉप दिया जाएगा, ये सब चीज़ वगैरह। अब आ जाता है भारत में निर्वाचन आयोग। तो भारत में निर्वाचन आयोग हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान जो है हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद जो है 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जिसमें जिसके तहत संसद जो हो गई, राज्य विधानमंडल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति के पद हो गए में होने वाले चुनाव जो है अधिग्रहण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो होगी वो किस पर होगी? भारत के निर्वाचन आयोग पर होगी। ठीक है, अधिग्रहण अधीक्षण की शक्ति होगी, निर्देशन की और नियंत्रण की शक्ति किसके पास होगी? भारत के निर्वाचन आयोग के पास। फिर आता है गोपाल स्वामी केस 1990 का। ठीक है, गोपाल स्वामी केस 1990 का क्या कहता है? ये सिफारिश करता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनायुक्त है, दोनों की सेवा नियुक्ति के बाद किसी को भी सरकारी पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाए। मतलब कोई जो है मतलब सेवा नियुक्ति के बाद जो है कोई सरकारी पद क्या कहें प्राप्त ना कर सके, इन्हें किसी भी सरकारी पद में क्या हो जाएगा, ये लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है ना, सेवानिवृत्ति के बाद किसी में पुनर्नियुक्त मतलब कहा जाए सेवा की नियुक्ति के बाद ये किसी अन्य सरकारी सेवा में क्या सकते हैं, अपात्र घोषित कर दिए जाएं। तो कौन सा केस था ये याद रखिएगा यहाँ पे, तो ये आप याद रखिएगा गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी 1990 में। इसके बाद आता है जो अपनी विधि रिपोर्ट है, विधि आयोग की रिपोर्ट 255वीं है। उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद जो है आपका 324, अनुच्छेद कौन सा 324(5) में संशोधन कर जो हमारा मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त है, हटाए जाने की प्रक्रिया को एक समान करना चाहिए, कि दोनों को हटाए जाने की प्रक्रिया जो होनी चाहिए एक समान होना चाहिए। ठीक है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सकेगी, उनको किसी दबाव को कम किया जा सकेगा। तो ये रहे कुछ हमारे भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित फैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य के जो हमारे हैं चुनाव आयोग उसके बारे में। तो राज्य चुनाव आयोग का पहली चीज जान लीजिए कि गठन कब हुआ। तो राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि किसकी सिफारिश कर किया गया, तो गाडगिल समिति की सिफारिश पर किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ना, तो गाडगिल समिति की सिफारिश पर यहाँ पे निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी गठन का प्रावधान किया गया। अब इसकी यदि हम बात करें तो जो अनुच्छेद 243 के ए है, 243 के ए है और अनुच्छेद 243 जेड ए है। तो अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान है वो करेगा चुनाव आयोग, और जो आर्टिकल के ए है वो पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, तो मतदाता सूची तैयार करने में पंचायत और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कि 200
243 के दो जो है 243 के दो जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों से संबंधित है। किसी सेवा शर्तों से और कार्यकाल जो है ये किसका निर्धारण कौन करेगा, तो राज्यपाल इसका निर्धारण करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है उसे कोलोजियम के माध्यम से की जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की है, जिसमें मुख्यमंत्री होना चाहिए और विधानसभा का अध्यक्ष हो और विपक्ष का नेता हो। तो इन तीन लोगों के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, राज्य जो निर्वाचन आयोग थे उसकी नियुक्ति का प्रावधान किस में किया गया है, सेकंड एआरसी में किया गया है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट अपना है परिसीमन आयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जनगणना शुरू हो गई है, जनगणना के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 82 में जो है, आर्टिकल 82 के तहत बोला गया है कि सदन जो है प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करेगी और परिसीमन आयोग का क्या करेगी, गठन करेगी। फिर आर्टिकल जो 170 है, 170 राज्यों को ये निर्देश देता है। ठीक है। 82 जो है वो संसद के लिए है और जो अपना 170 है वो राज्यों के लिए है। तो राज्य प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेंगे, एक परिसीमन अधिनियम के अनुसार एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाएगा, मतलब ठीक है ना। तो एक अधिनियम वो भी पारित करेंगे और परिसीमन आयोग गठित होगा, जिसके तहत वो क्या करेंगे, अपने जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उनका विभाजन किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस है, जिसको याद रखिएगा आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, किशोर चंद्र छगनलाल केस, छगनलाल राठौर केस। ठीक है ना। तो इसको छगनलाल केस मामले से जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था कि यदि परिसीमन आयोग की कोई सिफारिश स्पष्ट रूप से मनमाना है और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत है, तो उसे जो है आपके संवैधानिक न्यायालय में इन सिफारिशों के आधार पर समीक्षा कर सकती है, मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है यदि ये संविधान से मनमाना लगती है या संवैधानिक मूल्यों के असंगत है। ठीक है। तो ये 30 चीज़ों को याद रखिएगा आप। आर्टिकल 82 याद रखिएगा संसद के लिए, और 170 याद रखिएगा राज्यों के लिए, और छगनलाल केस याद रखिएगा न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए, किसका, परिसीमन आयोग का। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सहकारी गवर्नेंस की, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस की हम बात करेंगे। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का है। इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सहयोग से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। मतलब इससे क्या होगा, जो भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया गया है किसमें। ठीक है। अब आता है दूसरा, एक वन अधिकार अधिनियम 2006 का, जिसमें ग्राम सभा की सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद आता है पहुंच और लाभ साझा पर नगोया प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नगोया प्रोटोकॉल याद रखिएगा कि नगोया प्रोटोकॉल जो है पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे हम डिजिटल फॉर्मेट पर अश्लीलता के बारे में। डिजिटल फॉर्मेट की अश्लीलता क्या होती है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे कौन कौन से बात इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है एक है रंजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र। उदेसी बनाम महाराष्ट्र 1964 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिकलिंग टेस्ट लागू किया था। इसमें हिकलिंग टेस्ट किसमें लागू हुआ था, याद रखिएगा, रंजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र केस में। इसके अनुसार क्या होता है कि भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति वाली किसी भी कंटेंट को अश्लील माना जाएगा। ठीक है ना। भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रकृति वाला दोनों ही कंटेंट क्या माना जाएगा, अश्लील माना जाएगा। ठीक है। हिकलिंग टेस्ट लागू किया जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अवीक। अवीक सरदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है। सरदार बनाम अवीक सरकार, सॉरी, अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 का बाद है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि जो हमारा सामुदायिक मानक परीक्षण की ओर रुख किया जाए। ठीक है ना। सामुदायिक मानक परीक्षण की ओर रुख किया जाए। तो अवीक सरदार बनाम पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, और रंजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र को याद रखना है हिगलिंग टेस्ट के लिए, जिसमें भ्रष्ट करें, जो भ्रष्ट करता हो और जो भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता हो, उस दोनों को क्या माना जाएगा, अश्लील कंटेंट माना जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जो संवैधानिकता की बात है उसको बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात करें। इसमें एक केस आता है MK रंजीत सिंह एंड अन्य राज्य बनाम भारत संघ
2024 का केस है, हालिया केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता दी जाएगी। मतलब प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार, मतलब पर्यावरण में हमें स्वच्छ पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन को कम करना के लिए जो हमें जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनसे मुक्ति का आधार जो है हमें क्या किया जाएगा, 14-21 के तहत हमें प्राप्त होगा। ठीक है ना, आर्टिकल 14 और 21 के तहत प्राप्त होगा। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट केस, ये भी है कि मेहता केस जो है ना, MC मेहता केस जो केस है 1986 का। इसमें संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार से संबंधित किया है। ठीक है ना, जीवन के मौलिक अधिकार से संबंधित किया है। ठीक है ना, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का। फिर तीसरा केस एक आ जाता है मेनका गांधी केस, सॉरी मेनका गांधी केस में क्या कहा गया है कि भारत संघ बनाम जो 1978 में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में निहित है। ठीक है ना, तो किसमें, रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त वातावरण के अधिकार में आर्टिकल 21 में निहित है। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण जो है मेहता केस में बताया गया था आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। और जो अभी हाल ही में MK रंजीत सिंह केस हुआ है उसमें बोला है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 और 21 दोनों के तहत मान्यता दी जाएगी। ठीक है ना, हालांकि मेहता केस और मेनका गांधी केस ने आर्टिकल 21 के तहत इनको वर्णित किया था, लेकिन अभी नया वाला जो है वो 14 से भी जोड़ दिया है। ठीक है ना, आर्टिकल 14 से भी जोड़ दिया है। अब चलते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं गैर सरकारी जो हमारे संगठन हैं, NGO के बारे में बात करना है। ठीक है, NGO के लिए एक इम्पोर्टेंट जो केस है वो है विजय कुमार समिति जो 2017 में जो गठित की गई थी। उसने सिफारिश की है कि विनियमन के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण और आधुनिक पंजीकरण प्रक्रिया और एक नोडल निकाय की स्थापना और पारदर्शिता के लिए एक डेटाबेस और स्वयंसेवी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। जो स्वयंसेवकी संस्कृति है उसको बढ़ावा देने की क्या की है, सिफारिश की है। इसके बाद इसमें जो सेकंड ARC की रिपोर्ट आती है, तो सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि FCRA के क्रियान्वयन का केंद्रीकरण किया जाना चाहिए और स्वैच्छिक क्षेत्रों के संचालन की सुरक्षा के लिए विधिक नियमों को संतुलित और स्पष्ट ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा NGO से संबंधित 2 केस। इसके बाद हमारा आ जाता है आपका शक्ति का अंतरण। ठीक है ना, डिवोल्यूशन हमें बताना है, तो शक्ति का अंतरण के लिए हमने क्या प्रयास किया गया है वो देख लेते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 243 जी। 243 जी में जो बोला गया है, 243 जी कहता है कि राज्य पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने का सक्षम बनाएगा। तो राज्य पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो उनको स्वतंत्र शासन करने के लिए शक्ति देगा। उसमें आर्टिकल किसमें बोला गया है, 243 जी में। इसके बाद 243 एच आता है जिसमें राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर लगाने, शुल्क और टोल फ्री ये सब एकत्र करने का क्या देगा, अधिकार देगा। इसके बाद आता है आई 243 आई, जिसमें पंचायत जो है संसाधनों के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब संसाधनों के हस्तांतरण के लिए पंचायतों को संस्थान, मतलब जो पैसा वगैरह है, ये जो और सुविधाएं देना जाना है उसके लिए जो हमारा राज्य वित्त आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है ना, तो पंचायतों की एक फाइनेंस समझ वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है ना, तो क्या किया गया है, आई में 243 आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है ना, राज्य वित्त आयोग के बारे में यहाँ पे बात की गई है आई में। इसके बाद 243 ZD, जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने के लिए एक जिला विकास योजना का गठन किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जिला विकास योजना याद रखिएगा, ZD में है। और यहाँ पे आप वित्त आयोग के बारे में याद रखिएगा कि राज्य वित्त आयोग जो है जेड है आपका आई में है। ठीक है ना, तो राज्य वित्त आयोग किस में है, आई में है। और ZD में क्या है, जिला विकास परिषद है। H में बोला गया है कि जो पंचायतों को कर, टोल या फीस भी एकत्र करने का अधिकार देगा राज्य। और जी में बोला गया है कि ऐसी शक्ति प्राधिकरण दे सकेगा जिससे कि पंचायत अपनी सुशासन को स्वायत्त रख सके, उनको सुशासन मतलब अपने ढंग से कर सके, अच्छा से क्रियान्वयन कर सकें। तो ये इसकी शक्ति दी गई। ठीक है ना, तो शक्ति के हस्तांतरण के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस है जिससे कि आपको ज़्यादा कहीं ना भटकना पड़े। आप इससे देखेंगे और इसके बाद यदि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे पीवाईक्यू के ही स्टेटमेंट है जो कि एक समराइज वे में इकट्ठा कर दिया गया है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे CBI की। तो CBI में इसमें क्या है, कॉमन क्लॉज बनाम, ये बहुत फेमस केस है ना, कॉमन क्लॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019 के केस में
केंद्र सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर जो हमारे सीबीआई का निदेशक है, सीबीआई का निदेशक है, उसकी नियुक्ति के बारे में बात करा है। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति में कौन होगा? तो पहला बात है कि अध्यक्ष पीएम होंगे। दूसरा बात है कि विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, जो कि सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है ना। इसके बाद है कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश जो होगा, मतलब या तो चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस द्वारा नामित कोई भी अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है, तो ये 3 लोगों के समिति के आधार पर जो सीबीआई का निदेशक होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब सीपीआईओ जो सीबीआई बनाम रंजीत चौधरी केस 2024 का है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे में पूरी तरह से मुक्त नहीं है, मतलब पूरी तरह से आरटीआई के दायरे से मुक्त नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आरटीआई अधिनियम के तहत मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में भी जानकारी प्रकट करनी होगी। ठीक है ना, सीबीआई यदि क्या है तो मानव अधिकारों से उल्लंघन और भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जानकारी क्या होगी, हमें यहाँ पे प्राप्त कराएगा इसके आरटीआई एक्ट के तहत। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा इसका सार ये है कि आरटीआई अधिनियम से परे नहीं है सीबीआई। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन की। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन की यहाँ पे बात करते हैं। तो इंटरनेट शटडाउन जो है, इसमें केस जो है मतलब सीआरपीसी की जो 1973 की जो सीआरपीसी थी, उसमें क्या बोला गया था कि 2017 में सीपीआर जो धारा 144 थी, जो वर्तमान में अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किसमें है, 43 163 में अब धारा 144 जो है नई वाली में किसमें हो चुकी है, 163 में हो चुकी है। ठीक है ना, तो जो सीआरपीसी के तहत जो है 144 धारा थी जो, उसमें जिला मजिस्ट्रेट को गैर कानूनी सभा रोकने, गतिविधियों पर अंकुश लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, और दूरसंचार जो अधिनियम है 2023 का, उसमें प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक जो आपातकाल की स्थिति के अलावा आपका या तो सार्वजनिक आपातकाल हो या तो प्राकृतिक आपदा हो, इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था हो, चाहे वो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो आदि के संबंध में क्या हो सकता है, इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से क्या हो सकता है, निलंबित करने का अधिकार है। लेकिन प्राकृतिक आपदा और सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति के अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा तो इस अस्थायी रूप से इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट सेवा को आप क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से। फिर आता है फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य, फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य। इसमें केरल हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है ना, तो केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा, 21 के तहत इसको इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। फहीमा श्रीन बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसके बाद आता है अनुराधा वसीम बनाम भारत संघ केस, इंपॉर्टेंट केस है ये भी। तो इसे आर्टिकल 19 ए के तहत, आर्टिकल 19 एक के ए के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई है। ठीक है ना, इंटरनेट की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई है। मौलिक अधिकार किसमें किया गया है, तो फहीमा श्रीन केस में, जो कि केरल राज्य का केस था। ठीक है, तो ये रहा इंटरनेट डाउन से संबंधित, शटडाउन से संबंधित कुछ प्रावधान थे। अब हम चलते हैं भारत में सरकारी समितियों के बारे में। तो भारत में सरकारी समितियों जो है, सहकारी समिति की यदि हम उत्पत्ति की बात करें, तो सहकारी समिति की उत्पत्ति जो है कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत इसकी शुरुआत की जाती है। इसके बाद इसकी वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें, तो पूरे विश्व में भारत में विश्व की 27% सहकारी समितियां हैं। समझ रहे हो आप, भारत में 27% समितियां हैं, पूरे विश्व की 27% समितियां हैं। ठीक है, शीर्ष 3 सहकारी समिति क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें है पहला आवास है, दूसरा डेयरी है, तीसरा प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति जिसे हम PACS बोलते हैं, PASC बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है अग्रणी राज्य। इसमें कौन कौन अग्रणी राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में लगभग 25% सहकारी समितियां हैं। उसके बाद गुजरात आता है, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक। तो ये 5 शीर्ष राज्य हैं जो सहकारी समितियों के गठन जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसकी संवैधानिकता की बात हम कर लें, तो इसे 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। और यह मौलिक अधिकारों में 19C में जुड़ी हुई है, 19A के C में जुड़ी हुई है। और DPSP में बात करें तो 43B में DPSP में, और एक नया भाग जोड़ा गया है इसके लिए, कौन सा, 9B जोड़ा गया है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएगा 9 में क्या है और 9A में क्या है। ठीक है, 9A में क्या है और 9
9 में क्या है। तो ये दो भागों में क्या है, ये आप कमेंट करके बताना आपकी जवाबदारी है। ठीक है, तो नया भाग जोड़ा गया है 9वीं सहकारी समिति के लिए, जिसमें अनुच्छेद ZH 243 ZH से लेकर 243 ZT तक के उपबंध इसमें किए गए हैं सहकारी समितियों के लिए। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा हम संरचना की बात कर लेते हैं। तो इसकी संरचना जो है, बहुराज्यीय यदि समिति होगी कोई, सॉरी, यदि कोई बहुराज्यीय समिति है, उसमें जो है ये संघ सूची की प्रविष्टि जो है 44 के अंतर्गत आएगी, और बहुराज्यीय सहकारी समिति जो होगी अधिनियम 2002 के तहत संचालित होगी। ठीक है, अब यदि राज्य सहकारी समिति है, तो राज्य सहकारी समिति है राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती है, और इससे संबंधित राज्य जो है सहकारी समिति अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा इसे। ठीक है, तो ये रहे सहकारी समिति से संबंधित कुछ प्रावधान जो कि हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूचना के अधिकार की, और इसके बाद बात करेंगे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की। ठीक है, तो पहला है, अब इसके बात करें हम लोग कौन सी, सूचना के अधिकार की। तो सूचना का अधिकार जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उसका पहला प्रावधान है कि जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ केस 2004 का था, इसमें सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19A के तहत, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया था। आगे चलकर RTI अधिनियम जो आया 2005 का, इसी के द्वारा प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ 2004 का केस। इसके बाद केस आता है एक नवनीत शर्मा बनाम भारत संघ 2013 का केस, जिसमें कोर्ट ने माना कि जो एक सूचना आयोग, जो एक सूचना, मतलब इसके RTI एक्ट के तहत एक सूचना आयोग बनाया जाता है, इस चीज़ को याद रख, बाद में याद रखिएगा। जो सूचना आयोग होता है वो एक अर्धन्यायिक संस्थान होता है। अर्धन्यायिक का मतलब होता है कि ये अदालत की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा के साथ, मतलब दूसरी एक रिपोर्ट है, सेकंड ARC की रिपोर्ट है, मतलब सिफारिश की है सेकंड ARC ने। मतलब इसको आप सारे ये जो चार है ना, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस टाइप को डाल सकेंगे कि सेकंड ARC की रिपोर्ट के हिसाब से एक राष्ट्रीय समन्वित समिति का गठन किया गया, मतलब किए जाने का एक सिफारिश की है सेकंड ARC ने, और RTI से संबंधित जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए। ठीक है ना, तो इसे गठित करने की, समिति गठित करने की बात की है किसने, सेकंड ARC। सेकंड ARC बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप अपने आंसर में लिखेंगे तो सेकंड ARC की एक अलग ही वैल्यू है। ठीक है, ठीक है ना। अब आता है एक नेक्स्ट केस आता है अपने यहाँ पे, वो आता है जस्टिस VN कृष्णन समिति। ठीक है, जस्टिस VN कृष्णन समिति 2018 में गठित की जाती है, जो धारा 8AJ के तहत सूचना ना देने के कारण बताना, मतलब जो RTI एक्ट है उसकी धारा 8AJ के तहत सूचना न देने के कारण को सीमित करता है, और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश करता है। ठीक है, केवल वही सूचना को नहीं दिया जा सकता जो वास्तव में गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे वास्तव में गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसे पहचान की चोरी हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, तो उन सूचनाओं को छोड़कर बाकी सभी सूचनाओं को देने का यहाँ पे प्रावधान करने की सिफारिश की है श्री कृष्ण समिति ने। ठीक है, तो ये RTI से संबंधित चार प्रमुख बातें थी जो कि आपको याद होना चाहिए। UPSC PT में कई बार इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, और मेंस में भी पूछा है, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा अंतिम लास्ट 30वां टॉपिक है, वो है आज का अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। अल्प शिक्षण संस्थानों की बात करें तो आर्टिकल 30A के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं भाषाई दे देगा या कहीं धार्मिक दे देगा, तो याद रखिएगा कि भाषाई और धार्मिक दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के अनुसार शैक्षिक संस्थान की स्थापना प्लस प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, शैक्षणिक अधिकार के संरक्षण के लिए क्या है, बनाया गया है। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे जो टॉपिक, 30 टॉपिक जो कि हमने बहुत कम समय में कवर कर लिया है यहाँ पे, जो कि PT और मेंस दोनों में बढ़िया से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो आपके कमेंट से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। यही वीडियो बनाने, इतना सारा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इन सूचनाओं का
जितना इसमें मेहनत करके इकट्ठा किया गया है, तो इन सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग पहुँचाइए, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप सभी को अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।